आगे बात करते हैं पदों का वरीयता क्रम। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको यह वरीयता क्रम दिया जाएगा और यह भरना है। जैसे पुरुषों के लिए इन 3 में से भरना है, केवल पुरुषों के लिए 3 भरने हैं, ए, बी और सी। तो अब आप देखिए, ये तो है थाने वाली पुलिस, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये पुलिस होगी जो इधर उधर घूमती रहती है, पीएसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस, सशस्त्र पुलिस आप उसको कहते हो, और एक ही प्लाटून कमांडर। सशस्त्र पुलिस जो वीआईपी की सुरक्षा में रहती है शस्त्रों के साथ, ये वो पुलिस है ना। तो ये और इनका एक ही कॉलम है। और दूसरा प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल, जो मैंने आपको बताया कि ये मेट्रो वगैरह में या कुछ इस तरह की सुरक्षा में लगाए जाते हैं, विशेष सुरक्षा बल, ठीक है। तो अब आपकी एकदम क्लैरिटी आ गई, सर हमें सबसे पहले थाने की पुलिस चाहिए, तो ए पे सबसे पहले ए भरोगे। अपने फॉर्म में आया हुआ है कि तीनों में से कौन सी पहले भरोगे, ए भरेंगे जी। फिर आप कहोगे सर पीएससी से अच्छी तो हम मेट्रो वाली पुलिस में चले जाएंगे, तो फिर आप सी भरोगे, और फिर आप पीएससी में। पीएससी को बच्चे अमूमन लोग लास्ट में रखते हैं, ठीक है। पीएससी को अमूमन लास्ट में रखा जाता है। अब मैं महिला, अपनी चॉइस आपकी हो सकती है, आपका अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, आपके रिश्तेदार कुछ और बताएं तो आप उस हिसाब से चेंज कर लेना। और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे लगता है कि ये सबको भरनी चाहिए। दूसरा, महिला अभ्यर्थियों के लिए हेतु वरीयता का क्रम क्या होना चाहिए? उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस और उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस महिला, जो केवल महिला बटालियन में ही जाना चाहती हैं, अपने आप को थोड़ा और सेफ फील कराना चाहती हैं, वो बी भर दें, वरना तो थाने वाली पुलिस आपको यही मिलेगी। महिला बटालियन ये स्पेशली पीएससी में बनाई गई है मेरे ख्याल से, हालांकि उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस इसको लिखा गया है, तो ये किस तरह से ट्रीट होंगे हमें भी नहीं पता, नई तरीके से बनी है। तो भाई आप पहले इसको प्रीफर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आप एसआई में आ रही हैं इसकी वजह से, तो क्योंकि आप इसे जानती हैं, तो इसको ही पहले भरें, दूसरे नंबर पर फिर इसको भर दें। मुझे नहीं पता, हो सकता है ये इससे भी अच्छी साबित हो, पर उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी किसी के पास, ठीक है, पहली बार ऐसा भर्ती हो रही है। तो ए और बी, तो महिला इसको भरें, ये वही है जो पुरुषों की है, जो मैं आपको 800 पद बता रहा था वो इसमें है, और इसमें 100 कुछ पद अभी आपको दिखाए थे, ठीक है। क्लियर महिलाओं को भी। आगे अगर बात कर लेते हैं कि भाई विज्ञप्ति में, आप देखो कोई कहे कि सर इनको भरना अनिवार्य है, क्या इनको बाद में बदला जा सकता है? अगर हमने वरीयता क्रम कुछ भर दिया, क्या ये कभी बदला जा सकता है? तो इसने स्पष्ट कर दिया है, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में पद हेतु वरीयता देना अनिवार्य है, यानी वरीयता भरनी ही पड़ेगी। दूसरा, एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अनुमान्य नहीं है, अंतिम सिलेक्शन सिर्फ इसी वरीयता के आधार पर होगा, अर्थात बाद में आप इसे चेंज ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के भरना। मैंने आपको अपनी तरफ से प्रेफरेंस बता दी है, बाकी आप अपना डिस्कस करके इसको भर सकते हो। प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आपको अपने उस विकल्पों में से एक वरीयता डालनी ही होगी, इनका चयन करना ही होगा कि आपको कौन सी जॉब चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, एक और जो मैंने आपको बोला कि जो अंतिम सूची तैयार होगी वही अंतिम होगी, उसके बाद कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ फाइनली मेडिकल में निकल जाते हैं। फिर भी यह कहता है कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, स्पष्ट रूप से, कि आप इसके लिए फिर ट्विटर अभियान चलाओ, इसके लिए हमसे कितनी बार भी कहो, हम नहीं मानने वाले हैं। अर्थात वेटिंग लिस्ट तैयार ही नहीं होगी, स्पष्ट कर दिया इसने। नेक्स्ट आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क क्या मांगा गया, फीस क्या है फॉर्म की? अच्छी खासी फीस है। जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, अन्य पिछड़ा वर्ग वाले सभी अभ्यर्थी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, 500 रुपए ही देने होंगे। और अगर एससी एसटी के महिला पुरुष कोई भी हो, 400 ही देने होंगे, यानी 100 रुपए की ही छूट है। चलो, फॉर्म की फीस पता लगी, अच्छी खासी फीस है भाई, इसको कम तो नहीं कहा जा सकता। शैक्षिक अर्हता, शैक्षिक अर्हता आप सबको पता है, यूपीएसआई का फॉर्म भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और इसमें एक और बात जान लें आप कि अपियरिंग वाले नहीं पात्र होंगे, कि स्पष्ट रूप से लिख दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि अधिमानी अर्हता, इसका क्या कुछ रोल होता है कि कोई कंप्यूटर में ओ स्तर का आपके पास प्रमाण पत्र हो, या प्रादेशिक सेना से 2 वर्ष की अवधि प्राप्त सेवा की गई हो, एनसीसी का आपका बी सर्टिफिकेट हो, क्या ये कुछ, इसका कुछ अर्थ है? तो मैं कहूंगा कोई अर्थ नहीं है। अधिमानी अर्हता यह है कि अगर सोचिए 4543 वैकेंसीज हैं सारी मिला के, अब 4542 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, एक बच्चे की जद्दोजहद चल रही है, किसको लें? क्योंकि 2 बच्चों के बराबर अंक हैं। बिल्कुल देखो, पहली बात तो इस लास्ट बच्चे की ये होती है दिक्कत, और लास्ट में इसको कौन से को ले? अगर 2 के बिल्कुल एग्जैक्ट अंक में आ जाएं तो फिर ये अधिमानी अर्हता देखी जाएगी कि अगर उनमें से कोई से बच्चे के पास इनमें से कोई सी चीज होगी तो उसको ले लिया जाएगा, और इनमें से भी कोई सी चीज नहीं होगी दोनों के पास ही, तो किसको लेंगे फिर? उन दोनों में से, वैकेंसी तो पूरी करनी है तो उन दोनों में से उसको लिया जाएगा जिसकी एज ज्यादा है। एज का ऑप्शन तब देखा जाएगा जब ये देख लिया गया हो। समझ में आ गई बात? क्लियर,
ठीक है भाई, अब एज की बात कर लेता हूं। एक 21 वर्ष की आयु और 28 वर्ष, ये तो सर वही आयु दे दी, इसमें छूट कहां है? तो भाई तसल्ली पकड़ो, छूट भी आ रही है। देखो, सामान्य श्रेणी को अधिकतम आयु में छूट प्रदान की गई है, शासनादेश जो निकला था उसके अनुसार 3 वर्ष की, अर्थात 28 + 3 हो गई है आपकी। ये जनरल वालों के लिए है। एससी में अब ये 28 3 31 + 5 और हैं, तो अर्थात ये 36 वर्ष। ओबीसी में 36 वर्ष, ओबीसी में भी, एससी में भी, एसटी में भी, सब में 36 वर्ष चलेगा ये। ठीक है, आपका ओबीसी की तो 3 साल होती है, नहीं 3 नहीं है 5 ही है। ठीक है, यूपी के अंदर ये रहा भाई ओबीसी। अगर आपको ओबीसी पसंद था तो 28 5 33 + 3 36 साल तक का बच्चा फॉर्म भर लेगा। ठीक है, क्लियर। 36 साल का बच्चा कहना भी बेकार है फिर। दूसरा वो आदमी है भाई। अब ये देखो 28 + 5 + 3, ये उत्तर प्रदेश राज्य का कर्मचारी अगर कोई है तो, क्लर्क कहीं भी जॉब कर रहा हो और यूपीएसआई में जॉब करना चाहता है तो वो भी 36 साल तक फॉर्म भर पाएगा। अब बात कर लेते हैं, सर इस बार नियमावली चेंज होने की बात थी, क्या कुछ चेंज हुआ है? हाँ चेंज हुआ है ना। आईपीसी सीआरपीसी आती थी मूल विधि में, इस बार बीएनएस और बीएनएसएस कर दिया है। इतना चेंज है बस एग्जाम में, बाकी सारा सिलेबस ऐसा ही है। अब आप देखो सेक्शन 1 हिंदी 40 प्रश्नों की संख्या 100 अंक, बिल्कुल सेम है। मूल विधि 40 प्रश्नों की संख्या 100 अंक। और देखो संख्यात्मक योग्यता, मानसिक योग्यता परीक्षा 40 100 अंक, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि तार्किक परीक्षा 40 100 अंक। क्लियर है? बिल्कुल सर वही पेपर का पैटर्न है। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान मिला के 40, बिल्कुल बिल्कुल वही पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं है अलग से। अब आप कहो सर सिलेबस तो खोल दो एक बार, तो सिलेबस देखो सामान्य हिंदी का एक भी टॉपिक अलग नहीं है, वही है जो पिछली बार होता था। आपका मूल विधि संविधान में तो ये आ गया बीएनएस बीएनएसएस जो आईपीसी और सीआरपीसी होती थी। बाकी जो नियम है, जो एक्ट है, वो सारे ऐसे के ऐसे ही मौजूद हैं आज भी। एक आध बढ़ा दिया घटा दिया हो तो वो टीचर बताएगा सब्जेक्ट का। संविधान ये रहा, तो इन दोनों से कितना आता है आपको मालूम है कि 8 नंबर का ये ऊपर वाला पार्ट और 16 नंबर का पॉलिटी, और बाकी जो जीएस बच गई वो 16 की। तो ऐसे इतने क्वेश्चन आते हैं, ये पूरे जीएस में से ऐसे आएगा 8 मूल विधि, 16 पॉलिटी और 16 ही जीएस के क्वेश्चन। ये जीएस वाला पार्ट है, ये क्या क्या आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप संख्यात्मक योग्यता और परीक्षण, मानसिक योग्यता परीक्षण देखोगे तो बहुत सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं कई बार कि मैथ में रीजनिंग क्यों आई। और ऐसा भी हुआ पिछली बार 25 मैथ के और 15 रीजनिंग के 40 क्वेश्चनों में, और रीजनिंग अपनी रीजनिंग थी ही अलग से। तो आप वही देखो क्यों होता है ऐसा। संख्यात्मक है, मानसिक योग्यता परीक्षण है, तो क्या है ये मैथ्स, नीचे तो मानसिक अभिरुचि वगैरह है, तो ये तो मैथ्स ही है। और मैथ्स है तो मैथ्स में क्या क्या दिया है, इतने टॉपिक मैथ्स के हैं, प्योर मैथ के, अर्थमेटिक के, और इतने जो टॉपिक हैं ये किसके हैं, ये आपके रीजनिंग के हैं। फिर उसकी जगह ये तो ऐसा कांस्टेबल में होता है कि मैथ के अंदर रीजनिंग का सिलेबस होता है, तो बिल्कुल वही नाम कर दिया है इन्होंने। तो कांस्टेबल की तरह जैसे मैथ थोड़े का हो गया ना 20 का ही, सोचो दोनों का देता है 37 और 38 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन रीजनिंग में रीजनिंग 55 की हो जाती है और मैथ 20 का ही रह जाता है। तो अभिरुचि के टॉपिक्स भी हैं, तो फिर ये स्पेशली रीजनिंग है और कुछ अभिरुचि के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है रीजनिंग 40 ये तो प्योर रीजनिंग के मिलेंगे, कुछ अभिरुचि शामिल होगी, और 20 यहां भी हो सकते हैं अब रीजनिंग के, तो रीजनिंग 60 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्लैरिटी है, देखेंगे तो बाकी और क्लैरिटी से कल एक बार बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, और सिलेबस टीचर बता देंगे। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग और ये सब मैं वो भी बता रहा हूं। 50% ओवरऑल लाना होगा और 35% सब्जेक्ट सेक्शन वाइज, यानी एक सेक्शन में, हर सेक्शन में आपको पास होना है। इसमें से 40 का 35% में लगाऊं तो 14 क्वेश्चन हर सेक्शन में आपको राइट करने पड़ेंगे। अगर किसी सेक्शन में आपके 13 क्वेश्चन राइट रहे, चाहे बाकियों में पूरे 40 120 और 13 133 क्वेश्चन आपके राइट हैं, और सिलेक्शन हो गया 120 वाले का भी, पर आपका नहीं होगा क्योंकि आपने एक पार्ट में 13 ही किए और न्यूनतम क्राइटेरिया 14 करने का, तो इसलिए आप फेल हो जाओगे। तो भाई 14 क्वेश्चन हर सेक्शन में होने अनिवार्य हैं, और जो फाइनल मेरिट लगेगी वो कहता है कि चाहे वो कितने पे भी लगे, पर 200 से कम वाले पे नहीं जाएंगे हम। फाइनल पेपर टफ आ गया, मान लो बहुत टफ आ गया, वो कह रहे हैं 200 400 में से 200 करने अनिवार्य हैं, 50% लाना जरूरी होगा। 200 से नीचे मेरिट नहीं लगाएंगे चाहे वैकेंसी पूरी हो या ना हो। समझ में आई इस बात का 50% का क्या मतलब है और 35% का क्या मतलब है। ये रहा क्राइटेरिया, ये पिछली बार भी था, इस बार भी है, कुछ नया नहीं है, तो इसलिए घबराना मत। शारीरिक परीक्षण की बात कर ले, अब आप कहोगे सर क्या नेगेटिव मार्किंग है? नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये खुशी की बात है, नेगेटिव नहीं है, स्पष्ट रूप से लिखा है, मैंने यहां नहीं लिखा, वो अलग बात है। और ये पेपर होता है 2 घंटे का। ठीक है, चलो अब शारीरिक मानक परीक्षण की बात कर लेते हैं कि ऊंचाई कितनी है भाई। 168 सेंटीमीटर हाइट जो रहती है लड़कों की। अगर एसटी का, अनुसूचित जनजाति, एसटी के लड़के, एससी की छूट नहीं है, एसटी का लड़का है तो 160 भी चलेगी। लड़कियों की हाइट, सॉरी लड़कों की अभी चेस्ट बता देता हूं, 79 से 84, लेकिन अगर एसटी को छूट है 77 से 82 भी चल जाती है। 5 का फुलाव जरूरी है दोनों के लिए।
ठीक है, अब मैं महिलाओं के लिए बात करता हूं तो यहां चेस्ट नहीं नपती है, इनका वेट होता है, तो कुल मिलाकर के ऊंचाई महिलाओं की है 152 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हाँ, ये किस किस की, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, ईडब्ल्यूएस, सबके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है लड़कियों की। लेकिन अगर एसटी की लड़की है तो 147 सेंटीमीटर हाइट भी चलेगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लड़की के लिए छूट है। लड़कियों का, महिलाओं का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम चाहिए ही, लेकिन जो हाईएस्ट वजन है उसका कोई शर्त नहीं है। ठीक है, कि कितना मैक्सिमम होना चाहिए उसकी शर्त नहीं है, 40 से कम नहीं लेंगे, ये बोला है। नेक्स्ट, शारीरिक दक्षता क्या है? फिजिकल में सिर्फ एक चीज है, वो है रनिंग। लड़कों हो, लड़के हो या लड़कियां हो, फिजिकल में एक चीज है, बाकी मापतोल है, वो मैंने बता दी। तो मापतोल में हाइट, चेस्ट लड़के और लड़कियों की सिर्फ हाइट और वजन 40 कम से कम। और जो रनिंग है फिजिकल के दौरान वो क्या है? 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा लड़कों को 28 मिनट के अंदर, और लड़कियों को 2.4, जस्ट हाफ। लेकिन समय कितना मिलेगा? लड़कियों को 16 मिनट। और कोई लॉन्ग जंप, हाई जंप और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ना ये मार्क्स हैं, कोई 28 की जगह 20 मिनट में मार दे, कोई फायदा नहीं है, सिर्फ पास होना है। ठीक है, दौड़ में सिर्फ पास है।